बदलती राजनीति के बीच भारतीय विदेश नीति की असली परीक्षा उसके पड़ोस में ही हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो इंटरनेशनल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। हालांकि भारत की विदेश नीति शांति, कूटनिरपेक्षता और नेवर फर्स्ट पॉलिसी पर आधारित है। फिर भी पड़ोसी देशों से रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूज़ 24 MPCG के एडिटर अभिलाष मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया प्रज्ञा, मुझे बुलाने के लिए। हालिया घटनाक्रम को देखते हुए हम बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत बांग्लादेश संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तरफ तो हमारे बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध तो हैं ही, और बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने जो भूमिका निभाई थी वो ऐतिहासिक है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन हाल ही के दिनों में, खास तौर से जब से शेख हसीना का वहाँ से उनको बाहर निकाला गया, उसके बाद से जो स्थितियाँ बदली हैं वो सारे हमारे ऑल टाइम लो पर हम चल रहे हैं इस वक्त अपने रिलेशंस बांग्लादेश से लेकर के। कभी सोचा नहीं था आज से 5-6 साल पहले कि ऐसी स्थिति बनेगी। अल्पसंख्यकों पर लगातार जो हमले वहाँ हो रहे हैं उसे लेकर के बांग्लादेश ने शुरू में तो प्रोएक्टिव थोड़ा बहुत दिखाया कि हाँ कुछ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में जब हमने देखा कि एक शख्स को जिंदा जला दिया गया मारने के बाद, तो वहाँ पर एक दबाव भी बना इंटरनेशनल उस पर। लेकिन अब जो है इस पूरी मामले में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चुप्पी साध ली है प्रशासन ने। कई घटनाएँ हुई हैं जिनमें से महज 7 या 8 को कम्युनल हिंसा से बांग्लादेश की सरकार जोड़कर देख रही है, और बाकी को वो नॉर्मल अपराध या गुनाह की श्रेणी में रखती है। भारत में सेंटिमेंट के तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है इससे। बांग्लादेश और भारत, देखिए, राजनयिक रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं प्रज्ञा। आपने देखा होगा कि अमेरिका के रिश्ते एक समय में हमारे साथ उतने अच्छे नहीं थे, फिर ट्रंप के टाइम पर हमने ट्रंप को बहुत वेलकम किया और बहुत अच्छे हमारे संबंध हुए, और आज हमारे रिश्ते खराब हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो अच्छे हो जाएं। लेकिन जब आप इमोशनल अटैचमेंट खत्म कर लेते हैं, जब पब्लिक के अंदर किसी देश को लेकर के नकारात्मक भाव आते हैं, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत लंबा नुकसान करते हैं। बांग्लादेश के मामले में मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है। कूटनीतिक संबंध हमारे इस कदर बिगड़ गए हैं। अभी हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिली है, जो आज की अपडेट है, कि भारत ने जो किन्स हैं हमारे राजनयिकों के, मतलब जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके परिवार के जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्हें कॉल बैक कर लिया है, और उन्हें 1 जनवरी को कहा गया कि आपको आना है। 8 तारीख तक या 7 तारीख तक का वक्त दिया गया। जिनके बच्चे स्कूल में, उनसे कहा है कि आप 1 हफ्ता और ले लीजिए, लेकिन तुरंत वापस आइए। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, यूनिस सरकार जो है, या जो यूनिस का रिजीम है, सरकार तो नहीं है उनकी, वो तो थोपे गए चूंकि केयर टेकर हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि भारत से रिश्तों को बिगाड़ लिया जाए। और जैसा पाकिस्तान में होता है कि जब उनको अंदरूनी मामलों को संभालने नहीं संभलते, तो वो भारत की तरफ देखते हैं कि इनके साथ हम ऐसा कुछ कर लें कि हम लोगों के सेंटिमेंट को यहाँ पर गेन कर पाएँ। वही वो कर रहे हैं। हमारे राजनयिक वापस आ रहे हैं। इतने ख़राब रिलेशन आप समझिए, अफगानिस्तान, इराक, ऐसे देशों के साथ हैं हमारे, जहां हम अपने राजनीतिक नहीं रखते, लोग नहीं रखते, उनके परिवार नहीं रखते। तो स्थितियां बहुत ख़राब हैं, और बहुत अब इन नुकसान को भरपाई के लिए बहुत वक्त लगेगा। सरकार किसकी बनती है डिपेंड करेगा, बट बहुत लंबा वक्त लगेगा। मेरा अगला सवाल बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश के आगामी चुनाव में आवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया गया है, तो BNP की क्या भूमिका होगी, और चुनाव परिणाम आने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो भी लोकतांत्रिक सरकार बनती है, वो लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर जनता का दबाव होता है, डिलीवर करने की मजबूरी होती है। अब आवामी लीग, चूंकि आप जानते हैं कि उसको बैन कर दिया गया है, चुनावों से उसको दूर कर दिया गया है। BNP बहुत लंबे वक्त बाद सत्ता में आएगी। आपने देखा होगा मॉरिशस का एक इशू था हमारे साथ, जिसमें बहुत हमारे खिलाफ एक राष्ट्राध्यक्ष ने बहुत ज़्यादा कुछ कहा, बहुत बातें कहीं। बाद में उन्हें समझ में आया कि हम अपने पड़ोसियों से खराब रिश्ते नहीं रख सकते। जब मजबूरी होगी, कोई वक्त पड़ेगा, कोई दिक्कत होगी, तो हमारे पास भारत जैसे नज़दीकी देश है जहां से मदद मिलेगी, और बांग्लादेश को हमने हमेशा से ऐसा किया है। इसके अलावा चाहे वो सैन्य मदद हो, आर्थिक उनके व्यापार से जुड़े हित हों, सब भारत पर डिपेंड करते हैं। तो कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अगर बनती है तो उसकी मजबूरी होगी कि भारत के साथ उससे रिश्ते अच्छे रखने होंगे, वरना वो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। और बांग्लादेश को 2-3 सालों में जिस स्तर पर पहुंचा दिया है यूनिस ने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार ये अफोर्ड कर पाएगी कि भारत के साथ रिश्ते खराब रहें। लोकतांत्रिक तौर पर ज़रूर मैं कहूँगा कि सरकार अगर बन जाए, जो कि अभी 50-50 है,
क्योंकि चुनाव होंगे नहीं होंगे अभी बहुत सारे ख्वाहिशें हैं। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप सरकार जिस तरह से उसे बैक कर रही है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि इनके अलावा कोई आ जाए। और चूंकि यूनिस की पॉलिटिक्स ही, उनका पॉलिटिकल करियर ही इसी बात पर शुरू होता है कि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पर जी रहे हैं, तो फिर वहां थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन उसके अलावा उससे इतर अगर कोई भी आता है जमात से इतर, तो फिर वो भारत के फेवर में हो सकती हैं चीजें। अब हम आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। विगत कुछ वर्षों से पाकिस्तान भारत के विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ ज्यादा ही मुखर होकर बोल रहा है। इसके पीछे का आप क्या कारण देख पा रहे हैं? तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की भी स्थिति वही है कि जब उन्हें अपने मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है लोगों का, तो वो भारत की तरफ आते हैं और भारत के खिलाफ अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में। हालिया में आपको एक घटना से समझाना चाहूँगा कि हमें लगता है कि सिर्फ अमेरिका जो है पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आपने एक देश का नाम सुना होगा, पोलैंड। पोलैंड जो देश है वो लगातार भारत के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान को उकसाता है, वो लगातार पाकिस्तान की मदद करता है। हाल ही में उनके एक बड़े शीर्ष पदाधिकारी जो हैं वो पाकिस्तान जाते हैं और कश्मीर मुद्दे पर विवादास्पद बयान देते हैं। पहली दफ़ा हमारे विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर जी, उन्होंने कल की ही बात है, बहुत मुखर तौर पर टेबल पर आमने सामने वो बात कह दी जो अमूमन कमरों के अंदर होती है। जयशंकर जी ने उनसे कहा कि आप हमारे पड़ोस में टेररिज्म को फ्यूल करना बंद करें। तो पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश था, पोलैंड के लिए सीधा संदेश था। इनकी मजबूरियां ये हैं क्योंकि पोलैंड को लगता है कि पाकिस्तान के जरिए यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हम रशिया को काउंटर कर सकते हैं। उन्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई, ये भी सूचना मिल रही है कि पाकिस्तान एक तरफ तो रशिया के साथ खड़ा होने का दावा करता है, दूसरी तरफ यूक्रेन को अपने यहाँ बने हुए हथियार, गोला बारूद बेच रहा है। तो पोलैंड और यूरोपीय कंट्री की मजबूरी यह है कि उन्हें यूक्रेन के मुद्दे पर पाकिस्तान और बाकी मुल्कों का साथ चाहिए। तो वो, उन्हें पता है कि हम कौन सा पॉइंट प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान खुश होगा, तो वो भारत के खिलाफ उलझुल बयानबाजी देते हैं। छोटे छोटे हित हैं लेकिन अमेरिका के बहुत बड़े हित हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया, भारत, इन तीन देशों को अपनी चुनौती समझता है और वो चाहता है कि इन तीन देशों के आसपास के जितने भी मुल्क हैं उनसे इनके रिश्ते खराब हो जाएं, ताकि वो चेक एंड काउंटर का बैलेंस की नीति को वो अपनाना चाहता है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से अंदरूनी तौर पर घिर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। भले ही अभी वो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को एड के तौर पर दे रहे हैं, पर ये पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि नुकसान है, क्योंकि अमेरिका वहाँ से कितना भी पैसा दे दे, वो पैसा जनता के हित में खर्च नहीं होता, वो पैसा सेना अध्यक्षों को और बाकी लोगों के बीच में बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा है, अंदरूनी सियासत को भी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं इसी मुद्दे पर। ख्वाबों को हकीकत में बदलना है तो सही प्लेटफॉर्म चुनना है। आइजम्स जहां सीखना ही नहीं, प्रोफेशनल बनना भी जरूरी है। बेहतर रिपोर्टर, एंकर बनेंगे, स्क्रिप्ट, कैमरा, वीडियो एडिटिंग सब करके दिखाएंगे। एंकरिंग से फिल्म मेकिंग तक हर हुनर का होगा ज्ञान। प्रोडक्शन से डिजिटल तक बनाएंगे अपनी पहचान। 100% इंटर्नशिप का है वादा, प्लेसमेंट देना हमारा है इरादा। आइजम्स में एडमिशन लीजिए, अपने सपने साकार कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। बात अगर पड़ोसी देशों की हो ही रही है तो हम चीन को कैसे भूल सकते हैं जी। क्या चीन भारत को एशिया में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है और दोनों देशों के बीच विवाद सिर्फ सीमा का ना होकर एशिया में नेतृत्व का भी संघर्ष है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया प्रज्ञा आपने। मानता नहीं, हम नेचुरली, और सिर्फ एशिया नहीं, अगर मैं देखूं तो दुनिया में अमेरिका के बाद अगर चीन का कोई प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है, तो वो भारत है। और एशिया में तो नो डाउट ये लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं। दिक्कत ये है कि चाइना के साथ हमारे संबंध जो हैं, देखिए कहा जाता है कूटनीति में कि कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। चाइना के साथ गलवान के बाद हमारे रिलेशन बहुत ख़राब थे, फिर अमेरिका के स्वरूप को देख करके हमारे रिश्ते अब सुधर रहे हैं और उन्हें भी पता है कि भारत की ज़रूरत हमको पड़ेगी। चाइना की जो पॉलिसी है वो बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी होती है। चाइना की कूटनीति या विदेश नीति जो है उससे लोग सीखना चाहिए।
वो एट ए टाइम हमारे साथ बिजनेस एंगेजमेंट भी रखते हैं, हमारे साथ बिजनेस बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने फ्लाइट शुरू कर दी हैं, भारत ने भी अब चाइना के लिए फ्लाइट शुरू कर दी हैं, वीज़ा हमारे जो हैं वो बहुत लिबरल हो गए हैं उसको लेकर। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में परसों नरसों जाकर के उनके जो एक सेना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के बैठक भी कर लेते हैं। तो उन्हें पता है कि सैन्य तौर पर हमें काउंटर करना है इंडिया को, और बिजनेस तौर पर हम इनके साथ टाई अप रखेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इनका उठा सकें। तो ये जो रणनीति है चाइना की वो बहुत ज़रूरी है और वो भारत बहुत उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छी बात यह है कि चाइना की इस रणनीति का माकूल जवाब देना हाल के दिनों में कुछ शुरू हुआ है, लेकिन इससे हमको नुकसान भी होता है। और चीन के लिए ये संघर्ष इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन को अमेरिका जिस तरह से जा रहा है ट्रंप के कार्यकाल में, आपने देखा इंग्लैंड का पतन देखा आपने, इंग्लैंड एक वक्त कितनी बड़ी शक्ति होता था, आज वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि वो भारत से पिछड़ता हुआ इकॉनमी भी है और अंदरूनी हालात भी बहुत बिगड़ रहे हैं। अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका, अभी बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका जो है वो तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। फिर चाइना अपने आप को नंबर 1 के तौर पर देखता है और हर नंबर 1 को नंबर 2 और नंबर 3 से खतरा होता है। अभिलाष जी, अब हम उस देश की बात करेंगे जिससे हमारा रोटी बेटी का संबंध रहा है, यानी कि नेपाल। जी, नेपाल के आम जनमानस में भारत के विरोध में आजकल माहौल बनाने की कोशिश हो रही, खासकर जेनजी आंदोलन के बाद। तो इससे भारत नेपाल के पारंपरिक और दूरगामी रिश्तों पर क्या प्रभाव आप देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि ये जो एजेंडा चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए, ये भारत में भी बहुत मुश्किलात हैं। और मैं खुलकर इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो या दूसरी कंट्री, अब इवन बांग्लादेश, इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी कंट्री के हितों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमसे बेहतर किया है। हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ एक एंटी नेशनल सेंटिमेंट भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से उभर रहा होता है और सरकारें उसका इस्तेमाल वैसे नहीं कर पाती जैसे करना चाहिए। अब नेपाल में वही हुआ। नेपाल में चूंकि चाइना बहुत बैकिंग कर रहा है वहाँ की गवर्नमेंट को, अमेरिका भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और आने वाले वक्त में नेपाल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ट्रंप का साबित होगा, इसलिए वो उसकी फोकस होगी कि नेपाल पर जाएं। अभी चूंकि चीन जहां भी प्रभाव डालेगा वो कोशिश करेगा कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पर वो डेवलप कर सके और सोशल मीडिया के जरिए चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं। लेकिन हमारे चूंकि पारंपरिक संबंध इतने अच्छे रहे हैं, दूसरा वहाँ की जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है और वो एक सेंटिमेंट भी हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम वहाँ जुड़े तो हैं लेकिन हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए कि ताकि हम वहाँ बेहतर संबंध बना भी सकें और वहाँ जो हमारे खिलाफ भावनाएं भड़काई जा रही हैं उसे हम काउंटर कर सकें। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिश्तों में कड़वाहट के लिए आप अमेरिका को कितना जिम्मेदार मानते हैं? ये देखिए, ये सारी जड़ वही है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि देश के आंतरिक मसले तो ज़रूर होते हैं और वो किसी न किसी देश पर चीज़ों को थोपते हैं, लेकिन जो एक प्रोपेगेंडा होता है पूरा का पूरा चलाया जाता है वो सब देखिए अमेरिका की तरफ से होता है। अब अगर मैं गिनती करता हूँ तो बांग्लादेश अमेरिका के कारण हमारे रिश्ते बिगड़े, अब पाकिस्तान से अमेरिका के कारण हमारे रिश्ते ख़राब हैं। हम बात कर लेते हैं मालदीव की, तो मालदीव में भी हमारी स्थिति जो थी वो पहले से ख़राब हुई, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका इन्वॉल्व रहा। हम बात कर लेते हैं नेपाल की, तो वहाँ चाइना की इन्वॉल्वमेंट है और चूँकि चाइना की इन्वॉल्वमेंट है तो अमेरिका का इंटरेस्ट वहाँ पर अपने आप पैदा हो जाता है। हम बात कर लेते हैं दूसरे, जो भी अफगानिस्तान का आप देख लीजिए, वहाँ अमेरिका की वजह से हमारे रिलेशन जो और बेहतर हो सकते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमें अमेरिका को भी बैलेंस करके चलना है, तो वरना हम अफगानिस्तान के साथ हम और बेहतर स्थिति में आज होते। हालांकि भारत ने अपने सबसे पहले उनको राजनयिकों को बुला करके अपने देश में उनसे बातचीत की है, बट हम और बेहतर स्थिति में हो सकते थे। तो अगर हमारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब हैं तो उसकी वजह बैठा हुआ जो दूर का पड़ोसी है वो ज़रूर है। और चूंकि अमेरिका की नीति रही है और अमेरिका भारत को आने वाले समय में एक चैलेंज के तौर पर देखता है, और प्रज्ञा एक बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिका की पॉलिसी रही है कि जो झुकता है वो उसके साथ थोड़ा लिबरल होता है। और अब तो ट्रंप आ गए हैं, ही इज सो रिजिड कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके सामने खड़ा होकर के बात करे, और उसका खामियाजा अभी हमारी विदेश नीति को चैलेंज के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी कह सकते थे कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो जब हम पड़ोसी नहीं बदल सकते तो पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे बदलें उस पर हमें बहुत फोकस करना होगा। हमारे साथ जुड़ने और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया प्रज्ञा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सही कहा था, इतिहास को बदला जा सकता है पर भूगोल को नहीं, यानी कि हम पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं।
जबकि मजबूत भारत का रास्ता मजबूत पड़ोस से होकर जाता है और भारत इसी दिशा में अग्रसर होकर काम करने की कोशिश करता है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए हमारा एक खास शो।